अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। साबका हुक्मरानों ने मैशियत से और मैशियत को कोई नहीं संभाला और मैशियत को करप्शन से तबाह कर दिया। ये इमरान खान साहब करें और नाहल हुकूमत, नाहल इमरान खान ने मैशियत को तबाह कर दिया। ये कह रहे हैं बिलावल साहब। मुल्क के अंदर बेहतर हुक्मरानी की बात की जा रही थी। जब खान साहब आएंगे, एक एक्सपर्ट आएंगे जो मुल्क की मैशियत को चलाएंगे, इस मुल्क को डायरेक्शन के साथ चलाएंगे। मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो रहे। 9 महीने हो गए, अवाम कोई रिलीफ देखना चाह रही थी, अवाम को कोई रिलीफ चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। जितने बड़े दावे किए, जितनी बड़ी बातें की, सब पे यू टर्न, हर चीज पे यू टर्न। अभी यह कहा जा रहा है कि पिछली हुकूमतों ने तबाह कर दिया। और मरियम नवाज क्यों इमरान खान को नालायक आजम कह रही है? वो भी एक्टिव हुए, एक ऑपोजिशन बनने जा रही, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनने जा रही है। और उसके बाद ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर भी होगा। हुकूमत परेशान, एक इफ्तार से, एक इफ्तार पार्टी से। नौजवान क़यादत है, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, नौजवानों का जमाना है, न्यू जनरेशन आए, अब हम आराम करेंगे। ये बड़ी बात जरदारी साहब ने कहा है। सियासी तौर जरदारी साहब माइनस होने वाले हैं। उन्होंने इशारा दे दिया है कि मैं आराम करूंगा। अब नौजवान आ गए हैं। इसी को प्रेसिडेंट दावा दिए। गदला सियाल साहिबा पीपी एमपी हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ सदरा इमरान साहिबा एमपी हैं तहरीक इंसाफ, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। किस तरह मैशियत तबाह की है इमरान खान ने? 9 महीने के अंदर मैशियत तबाह हो गई। बिलावल साहब कह रहे हैं। देखिए जी, जो सूरत हाल अभी हो रही, हम पर तो झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे जो डूबी हुई मैशियत है उसको मुझे वोट दें, मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, कंटेनर पर चढ़कर, और झूठे इल्ज़ामात लगा रहे थे जो हम पर, पीपल्स पार्टी पर, नवाज़ लीग पर। तो मैं 1 महीने में नहीं, 3 माह में, 100 दिन में आपको ठीक कर दूंगा, ठीक करके दिखाऊंगा, पाकिस्तान की मैशियत को ऊपर ले जाऊंगा। जब इमरान खान आए 100 दिन में आपने देखा कि पाकिस्तान के, पहले तो आप यहाँ से लें कि पाकिस्तान के रुपए की डीवैल्यूएशन होती गई। पाकिस्तान की मैशियत और जो डॉलर था उसका कद काट बढ़ता गया, यहाँ तक आकर 151, 153 तक पहुँचा। और हमारा जो मार्केट का जो है सारा लेन देन होता है स्टॉक मार्केट में, तो हमारा लेन देन वो स्टॉक मार्केट बैठती गई, मैशियत डूबती गई। पाकिस्तान में महंगाई, उससे क्या होता है, आपने देखा कि इमरान ने उधर कंटेनर पर चढ़कर बिलों की, बिजली के बिलों के बढ़ाए थे नवाज शरीफ के दौर में, जलाए थे। तो उन्होंने बिल जलाए कि देखें कि जहाँ मैशियत, यहाँ बिल बढ़ते हैं, जहाँ पर पेट्रोल बढ़ता है, जिस मुल्क में, और जिस मुल्क की गैस बढ़े, और गैस भी आप तो वहाँ पर जो आप समझें कि हुक्मरान चोर हैं, ये वर्ड आपको याद होंगे। लेकिन हुक्मरान डाकू हैं, लूटते हैं, उन्होंने लूटा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हुक्मरान जो बैठे हुए चोर हैं। गैस की कीमत बढ़ी है, वो हुक्मरान चोर हैं। देखिए, आप बताएं कि किस तरह पाकिस्तान की मैशियत को, लेकिन आज भी कह रहे हैं इमरान खान, मैं चोरों को नहीं छोड़ सकता। झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तुम अपना, कौन लगा रहा है इल्जामात? देखिए, तो आप अपना, कौन आपके पीछे है? आप अपना, एक इमरान खान। कौन पीछे है? इमरान खान। हम इमरान से नहीं डरते, हमें डरना भी नहीं चाहिए कि इमरान से बैठ के हम डरें। हम पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कौन झूठे इल्जामात लगा रहा है? इमरान खान साहब जो मुल्क के वजीर आज़म, सिलेक्टेड वजीर आज़म हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय झूठे इल्ज़ामात के। और नवाज शरीफ को डाकू, हमारे आसिफ जरदारी साहब को डाकू, सबको, ये इस तरह मुल्क नहीं चलता। नवाज शरीफ तो सादिक और अमीन ही नहीं है। देखें उन्होंने, वो तो सर्टिफाइड है। नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, मुल्क के उन वजीर आज़म बने थे, मुल्क के सदर बने थे। आसिफ जरदारी साहब मुल्क के सदर बने थे, जो शहबाज शरीफ कहते थे आसिफ अली जरदारी के लिए।
देखिए मैं वो बात नहीं कि देखिए ना वो क्या कहते थे, उनके साथ हैं आज आप, उनके साथ मिलकर तहरीक चला रही हैं। हमने पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने सबके साथ मुकाबला किया है। झूठे जो भी नवाज शरीफ के दौर में हो, आज नून के साथ मजबूरी में, दौर में आज मजबूरी में हम पर झूठे केस किए गए वो झूठे हैं। अभी देखिए आप साबित कोई इन्होंने तो नहीं किए केसेस ने, अभी तक नून लीग के दौर में बने, अभी तक तो चौधरी निसार था उनके पीछे, जिस तरह आप कहते थे। देखिए इन्होंने नहीं किए तो खत्म कर दे ना। ये कैसे खत्म करें? नेम के कैसे ये कैसे कर रहे हैं? वो सपोर्ट इनके अपने लोग के केसेस हैं, फुल सपोर्ट कर रहा है इमरान खान उन केसों की, फुल उनको आगे बढ़ा रहा है और नेब के चेयरमैन को कह रहा है कि इनको ये डाकू हैं, लुटेरे हैं, मैं जो हूँ बड़ा शरीफ हूँ, मेरे साथ जो टीम है उसकी जहांगीर तरीन साहब हैं और हमारे जो खटक साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, उनकी बहन जो हलीमा बाजी साहिबा, वो सब शरीफ है। खुद इमरान खान साहब जो देखें हेलीकॉप्टर जब इस्तेमाल करते थे पेशावर, वो आज भी केस है, देखें नहीं वो इस्तेमाल करते थे, वो अपने पैसे भरते थे, वो अपना पेट्रोल, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना, कहाँ इक़्तिदार करना, बड़ा फर्क है। ये बात नहीं है। आप ईमानदार, सादिक और ईमानदार बन गए। इमरान ईमानदार और सादिक की, अमीन की ये निशानी नहीं होती कि तुम सिर्फ दूसरों को हिट करते रहो और खुद जो चाहे करो। ये इस तरह के ये ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपकी तरफ आऊंगा। आपने मैशियत को तबाह कर दिया, जितनी भी बड़ी बातें की सब पे यू टर्न लिया। आप कशकोल लेके गए, आपने कशकोल को और बढ़ा दिया, बेगिंग बाउल को और आपने बड़ा कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। आप वो स्कीम लेके आए जिसको कहा था डाकू और चोर हैं, उनको ये पैसा दिया, आपने एमनेस्टी स्कीम लाई। आप आईएमएफ को भला नहीं क्या क्या नहीं कहते थे, आप उसके पास गए। आज मैशियत का बुरा हाल है, 9 महीने में आपकी न मकबूलियत न एतमाद अवाम का टूट चुका है। शुक्रिया। अच्छा इम्तियाज़, देखिए ये जो बात आपने की कि मईशत का बुरा हाल है, ये आज बिल्कुल हम पाकिस्तान वैसे तो कौम एक इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। इकनॉमिक क्राइसिस तमाम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की राय में ये है कि ये इनहेरिटेड है, क्योंकि 9 महीने में कोई क्राइसिस डेवलप नहीं हो सकता। बड़ा है, कम नहीं हुआ, बड़ा है आपके दौर में। पहले हालात ये नहीं थी, आपके दौर में बड़ा है। स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक पॉलिसी डिप्लॉय होने के लिए टाइम लगता है। हमारी तमाम पॉलिसीज ठीक है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, लोगों को कैसे पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल किया। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? किया या नहीं किया? किया। आप जब हमने हुकूमत का हल्फ लिया अगस्त, आज बजट खसारा कितना है? अगस्त 2018 11 साल के अंदर सबसे बड़ा बजट खसारा है आज। देखिए बजट खसारे की बात नहीं हम कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। मैं बजट खसारे की बात कर रहा हूं। मुल्क के दिवालिये की वजह होती है करंट अकाउंट डेफिसिट, इतना बड़ा खतरनाक मुद्दा है कि एक मुल्क के दिवालिये का सबब बनता है। हम उसके बिल्कुल दहाने पे पहुंच चुके थे। हमारे पास सिर्फ 1.5 महीने के रिजर्व से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत ली, सबसे पहले हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया, जो एक बड़ा टास्क था, सक्सेसफुली कंट्रोल किया। दूसरी चीज, करंट अकाउंट डेफिसिट को सस्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और अपनी इंपोर्ट्स को कम करें। हमारी इंपोर्ट्स लगातार हर महीने कम हो रही हैं। हाँ, एक्सपोर्ट्स अभी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जिस तरह होनी चाहिए। तीसरी चीज, पाकिस्तान की मैशत के किसी भी मुल्क की मैशत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एफडीआई, जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ रही है। दूसरा होता है आपके फॉरेन रेमिटेंसेस, जो बाहर से पैसे आते हैं, वो आपके स्टेट बैंक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, वो बेहतर हुआ है। इशू क्या है? रुपी डिवैल्यूएशन का। क्या हर एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट, इनफैक्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियली रुपीस को आपने वैल्यूएट करके रखा? क्यों किया है? क्या वजह है? ये पिछली हुकूमत ने फिर पिछली हुकूमत, 9 महीने से आप गवर्नमेंट में। आप मुझे एक बात बताएं, हर चीज पिछली हुकूमत पे। रुपी की आर्टिफिशियल वैल्यूएशन किसने? ये किस तरह आप कह सकती हैं कि आर्टिफिशियल रोका गया था? आपके पास कोई सबूत है, कोई दलील है? बिल्कुल है। क्यों किस तरह है? ये कैसे हो सकता है? उस टाइम भी स्टेट बैंक आजाद था, जीडीपी को उठा लें, आप उसकी वैल्यूएशन स्टेट बैंक उस टाइम भी आजाद था। आईएमएफ की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि मिफ्ता और इसाक डार ने रुपी को ओवर वैल्यू करके रखा गया था। आपने क्या कैसे वैल्यू? आप वैसे हालात आप बना देते, वैसे हालात जो उस टाइम के हालात थे, उस टाइम जैसी महंगाई थी। वो रुपी वैल्यूएशन ने, वो रुपी की ओवर वैल्यूएशन ने आपको क्या नुकसान पहुंचाया, अगर उस पर भी नजर डालें। आप पूरे रीजन में एक्सपोर्ट्स में इनकॉम्पिटिटिव हो गए, आपकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही नहीं होने लगी। आप पाकिस्तान इनकी वजह से नहीं हुई, रुपी ओवर वैल्यूएशन की ओवर वैल्यूएशन हुई ना। मुझे आपको बता, अभी तो आप आए, डॉलरों की बारिश नहीं हुई,
बाहर पैसा जो चोरी होके गया है, मनी लॉन्ड्रिंग रुकी नहीं, आज भी डॉलर छुपा के बैठे हैं। इन तमाम चीजों पर काम शुरू हो चुका है, रिजल्ट कब आएंगे? रिजल्ट बता दे कब आएंगे, कब, टाइम क्या है, टाइमलाइन क्या है? मिनिमम तमाम पॉलिसीज टैंजिबल रिजल्ट जिसको आप क्वालिफाई कर सकें, देख सकें, 1.5 ईयर में आपके, यानी कि महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी 2 साल तक, आप कह रही हैं 3 साल का बढ़ेगी। यस, इकोनॉमिक क्राइसिस सब आपकी आवाम की जेबों से निकालेंगे, आवाम की जेबों से आवाम की चीखें निकाल दी आपने, आपकी गवर्नमेंट ने। दूसरी मैं एक चीज कहूं, आपके तो मैं नहीं कहूंगा, आपसे मुलाकात की थी और आपके इमरान खान साहब से नेब के चेयरमैन ने, उन्होंने कहा है कि अगर मैं इनके इत्तेहादियों पे हाथ डालूं तो हुकूमत गिर जाएगी। ये अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, आज भी आर्टिकल हो रखा है, आज भी पढ़ा है। और परवेज खटक बहुत जल्द जेल के अंदर होंगे, उन्होंने कहा है तीनों साथ मिल जाएंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ। क्या जवाब देंगे? देखिए इम्तियाज, हमारी पॉलिसी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है? क्या वो हमने देखी है कि आपकी पॉलिसी कोई नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड आपका प्लान ये है कि कोई प्लान ही नहीं है। अवाम को अगर अवाम आपकी बात से मुत्तफिक हो तो तमाम इंडिकेटर्स में इमरान खान की मकबूलियत नजर ना है। कहीं कहां पे नजर? आप कोई भी इंडिकेटर अवाम से आप पूछ लें, आपकी हालत क्या है? आप अवाम में जा नहीं सकती, अवाम में आपके लोग नहीं जा सकते, मिनिस्टर नहीं जा सकते, आप अवाम से बात नहीं कर सकते। और कौन सी पार्टी अवाम में उतरती है? हम ही तो अवाम में। आप इक्तदार से पहले थी, इक्तदार के बाद आप अवाम में नहीं है, बाद भी हम आज भी अवाम में, आप ऐवानों के इक्तदार के अंदर हैं। इम्तियाज, मैं आपकी बात से टोटली डिसएग्री करती हूँ। आप कोई भी पिछले 1 साल में 9 महीनों में होने वाला स्टैटिस्टिकल डेटा उठा लें, आप कोई भी सर्वे उठा लें, आप अवाम में ले लें, लोगों का एक क्लियर बयान है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ मैडम, लेकिन हम इमरान खान, मैं वो कह रही हैं कि हमें मुल्क ऐसा मिला है, तबाही मिली, हर तरफ तबाही थी, बर्बादी थी, डॉलर से लेके मैशियत तक। 2 साल और लगेंगे, आपको 5 साल मिले तो उनको भी मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कब कहा कि इनको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जो है बहुत एक्सपेंसिव, जो हमारे यहाँ हम गरीब मुल्कों के यहाँ जो बहुत एक्सपेंसिव। फिर जरदारी साहब क्यों करेंगे? दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इलेक्शन। इस तरह के नाअहल लोग आएंगे तो जाहिर है तो हमें और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमारे चेयरमैन के पास, हमारे लीडरों के पास और ऑप्शन नहीं है कि ऐसे आदमी को बिठाएं, ऐसी टीम को बिठाएं जिनके वुज़रा खुद निकालें। नाअहल कह के पहले तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने पार्लियामेंट बना ली थी, कैबिनेट बना ली थी इमरान खान साहब ने कि असद उमर ये करेगा, यूँ करेगा, फलां ये करेगा। जब आए तो उनको 3 माह में, शायद 6 माह में मालूम हो गया कि असद उमर में टीम चेंज करना उनका हक नहीं है, सवाबदीदी इख्तियारात नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, इसको हटाया जाए। कहते हैं कि एक चीज अवाम कहती है, सिंध की अवाम। सुने, आपने जो कहा कि ये कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि ये खुद अपना जो है खुद को, अपनी हुकूमत को खुद किस तरह से गिराते जा रहे हैं, खत्म। ये खुद गिराएंगे, आप नहीं गिराएंगे। जी बिल्कुल, आपका मकसद नहीं है गिराना, काबिल। आप क्यों ईद के बाद आ रहे हैं अवाम में? खान यू टर्न ले रहे हैं कि पहले आपने अपने वुज़रा की बड़ी तारीफें की, ये असद उमर यूं करेगा, ये फलां फवाद चौधरी यूं करेगा, ये अली जैदी यूं करेगा, ये मोहम्मद अली यूं कर। जब वो आए, जब कैबिनेट बनी तो इमरान खान को पता पड़ा कि ये तो भाई नाअहल लोग हैं, क्यों नहीं मैं IMF को फ़ोन करूं कि IMF में जो बंदे बैठे हुए उनको बुलाऊं, क्योंकि इनके बस की बात ही नहीं है मुल्क चलाना। असद उमर की या ख़जाने की जो फाइनेंस है वो तो इसमें अहलियत ही नहीं। मुझे क्या पता, वो मेरे साथ होता था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था, और जब मिनिस्टर बना तो इसको तो पता ही नहीं। एक सवाल आपने कहा ये 9 महीने में नाअहल हैं, ठीक है ना? आप 11 साल से सिंध में हुकूमत, आप तो सबसे ज्यादा नाअहल नहीं हुए। 11 साल के अंदर आपकी नाअहली नहीं है। ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। 11 साल की हुक्मरानी सबसे बड़ी नाअहली नहीं है। मैं जवाब दूंगी, ब्रेक के बाद आता हूं, उसका जवाब। वेलकम बैक। हाँ, 11 साल की नाअहली आपकी एक तरफ, इनको 9 महीने हुए, इनको आप सबसे बड़ा नाअहल कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने 9 माह में मुल्क को डुबो दिया है भाई, दिवालिया बना दिया है। सिंध की क्या सूरत हाल है? मेरी बात सुने, कराची के अंदर लोग 90% गटर का पानी पी रहे हैं। इस मुल्क में डॉलर 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए बढ़ता है, और जब नीचे आता है तो 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे। ये क्या मजाक है मुल्क से? आप उसको अपने रुपए को तो बढ़ाएं ना, उसको नहीं बढ़ा। डॉलर
आज जो कम हुआ है, मैं समझती हूँ 7 पैसे कम हुआ है जो अभी डॉलर आज, और बड़ी खुशखबरी। और फिरदौस आशिक अवान के अभी डॉलर जो है नीचे आ रहा है। भाई तुम बढ़ा 4-4, 5-5, 7-7 रुपए हो और नीचे गिरा रहे हो। किसको फैसला करना चाहिए कि ये हुकूमत ना आए, अवाम को या आपको? मैं आता हूँ आपकी तरफ। 9 माह कोलैप्स लगा पड़ा था। अभी कह रहे हैं कि तारीख का बड़े से बड़ा, तारीख कभी भी ऐसा नहीं हुआ, आज स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चढ़ गई। भाई 9 माह तुमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया और हम चीख रहे थे, हम बता रहे थे यहाँ पर जो भी आता। स्टॉक मार्केट का तो कोई, इसमें आप क्यों मैशत को स्टॉक मार्केट में लेके आनी, क्यों उसकी बात करें? भाई सारी स्टॉक मार्केट जो हमारी मार्केट लेन देन करी है, सारा दारोमदार स्टॉक मार्केट पर होता है। बिजनेस कम्युनिटी हमारी, जब बिजनेस कम्युनिटी कोलैप्स हो जाए, वो यहाँ से पैसा लेकर बाहर जाएगी तो मुल्क कैसे चलेगा? हमारा पैसा एमएनएसटी स्कीम में आप देखें बड़े लोगों को फायदा दे रहे हैं, बड़े लोगों को कह रहे हैं कि उसको फाइलर बना रहे हैं। देखिए खुदारा, पहले तो मैं आता हूं आपकी तरफ, आता हूं आपकी तरफ। चोर बड़े लोगों को, ये जिनके पास पहले तो आप चोर करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अभी आप चोर नहीं है, अभी आप पैसा यहाँ लगा है मुल्क में। लेकिन एमएनएसटी, मैं एक सवाल करूं, आपका नून लीग का मिलना करप्शन बचाना चाहते हो? देखें इत्तेहाद किस चीज का, अवाम के लिए है या करप्शन बचाना? मुझे जवाब दे। मेरी बात सुने, आप जाएं, आप सब्जी देखें, आप सब्जी इतनी महंगी है, आप फ्रूट देखें। आप अवाम के लिए निकल रहे हैं। गरीब आटा नहीं खरीद सकता, गरीब अवाम के लिए जा रहे हैं हम। गरीब अवाम आटा नहीं खरीद सकता, बहाना है। चीनी अवाम के लिए नहीं, अपने लिए केसेस से बचना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं हुकूमत के ऊपर, नेब के ऊपर। आप हमेशा इस तरह के इल्जामात लगाते हैं और आप मीडिया वाले बैठ के हम पर इल्जाम लगाते हैं, ये सारा झूठ है। एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडे में अवाम कहाँ है? एजेंडा है। ये क्या बात हुई अब बचाओ मुहिम? ये तो गलत बात है ना। देखिए अवाम के साथ जो तुम लोगों ने नाइंसाफी की है, जो महंगाई दी है, अवाम को कोई प्रोग्राम नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं दी। 9 माह में असेंबली में हो या आप उधर स्टेज पर जाकर खड़े होकर आपने कौन सी पॉलिसी दी? कभी कहा है कि इमरान खान साहब ने कि आज मैं सब्जी की या आटे की कीमत या सब्सिडीज दे रहा हूँ? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अभी बजट आएगी, उन्होंने पहले तेल की कीमतें बढ़ाई, गैस की कीमतें बढ़ाई, वो क्या गरीब अभी देखें जो बड़े लोगों पर जो बिजली का बिल आ रहा है, जो 300 यूनिट इस्तेमाल करेंगे उसको बढ़ा दिया है, वो 700 रुपये देंगे, उसका पता नहीं कितने 12 पैसे यूनिट बढ़ाया जा रहा है। तो गरीब आवाम पर और क्या बोझ डाले जाएंगे? ठीक है, मैं उनकी तरफ जाता हूँ। हाँ, आप जवाब दें। मैं बिल्कुल 3 चीजों को जरूर करूंगी क्लियर। देखिए पहली चीज तो मुझे कोई ये बताए कि क्या पाकिस्तान में जो पिछली एमनेस्टी स्कीम्स आई, पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ आज है या नहीं? ये क्लैरिफिकेशन आवाम के लिए हो जानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं लेके आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मॉडल है एसेट डिक्लेरेशन स्कीम, जिसका जो पर्टिकुलर्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट देन प्रीवियस एमनेस्टी स्कीम्स। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे आप एक जवाब थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना है? नहीं। तो किस तरह नहीं करें? आपने अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर करना है। क्यों? देखिए मैं सवाल करने सवाल को करने देना। मैं सवाल जो क्लियर यू टर्न नहीं ले, यहाँ यू टर्न नहीं ले, सवाल तो करने नहीं भाई, सवाल तो कर। मैं सवाल करूं, एक बात, जो उन्होंने डिक्लेयर पैसा नहीं किया वो डिक्लेयर करेंगे डेफिनेटली। जो डिक्लेयर पैसा नहीं उसको हम क्या कहेंगे? देखिए आप वो उसका सोर्स क्या है, छुपाया क्यों है पैसा? सोर्स ऑफ मनी पर टैक्सेशन का डिफरेंशिएट है। ये क्या बात हुई? सोर्स ऑफ मनी को डिक्लेयर मैं जवाब लेने वो बात है उससे। मैं आपको बता दूं, हमेशा पाकिस्तान ने क्या देखी कि जी वो एक कागज भरेंगे कि जी मेरे पास 10 करोड़ है और मैं 10 करोड़ डिक्लेयर कर रहा हूँ, हमेशा यही देखा। ऐसे डिक्लेरेशन कहती है कि जी आपने उसको इन्वेस्ट करना है, आपने उसको ऑन द फोरम लेकर आना है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। पिछली स्कीम इसीलिए फेल हुई कि आपने मैंने एक पर्चे पे लिख के दे दिया और हुकूमत ने मान लिया, ऐसा मॉडल नहीं है। दूसरी बात इन्होंने की कि मैं आपसे एक सिंपल सवाल करती हूँ अपनी बहन से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि पिछले 10 साल में जिस भी पार्टी की वफाकी हुकूमत रही, उन्होंने 3428 अरब रुपए सूबे को दिए। आप मुझे बताएं
कि पीपल्स पार्टी की लेट 11वां साल इनका सूबे में, इनका क्या प्लान है कि पानी कब मेरे और आपके घर में साफ आएगा? इनका क्या प्लान है कि किस साल पे जाके ये होगा कि हम अखबार में खबर नहीं पढ़ेंगे कि 4 अरब की गंदम जो है वो चूहे खा गए? आप मुझे बताएं वो कब हमें पता चलेगा कि ये लोग ये नहीं कहेंगे कि घर में सबूत है आपके पास चूहों का? जवाब दे आप बताएं चूहों का सबूत, चूहों का सबूत तो दें। पेशावर में चूहे आते हैं वो तो बताएं ना, चूहे कहाँ हैं? मिनिस्टर से बात अकाउंटेंट जनरल ने जो कहा इरेगुलरिटी, मेरी बात सुने, चूहे जो क्या पेशावर वाले चूहे यहाँ आए थे क्या? पेशावर वाले चूहे, पेशावर वाले चूहे यहाँ आए थे क्या जो अस्पतालों में थे चूहे? क्या बात हुई? इल्जाम वो लगाओ जो बनता रहे। कोई पन्ना उठा ले उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, मुझे 2 चीजें और बता दे। और कब आएगी तरक्की? ठीक है, आपने कहा कि ठीक है, स्कूल, अस्पताल, एड्स, एड्स इतना बड़ा मसला, आप मुझे बताएं व्हाट इज द प्लान? एड्स वाकई मुझे आप ये बताएं, बिलावल साहब की होम ग्राउंड है, होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिलावल साहब क्यों नहीं आ रहे? बीबी साहिबा का हल्का है, भुट्टो साहब का हल्का है, मिनिस्टर बैठे हुए हैं वहाँ, मैं जवाब ले बैठे हुए हैं वहाँ पर। देखिए ये जो मसला हुआ ये आपने बात की तो मेरी बात भी सुने। हाँ, जवाब ले लो, फिर आपकी तरफ आता हूं। जवाब ले लो, मेरी बात भी सुने कि आपने जो बिगाड़ा है मुल्क को, उसकी सूरत हाल को संभाला। 11 साल में आपने सूबे का क्या हाल कर दिया? आप हमें कह रहे हैं आवाम ने तो आपको फेडरल हुकूमत से सूबे की जिला की, ठीक है, जवाब ले लो, मैं जवाब कर रहे हैं। एड्स ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ये लोग प्राइवेट डॉक्टर, मैंने ये कब कहा कि नहीं है प्राइवेट? ये किसकी नाकामी है? किसकी नाकामी? मैं बता रही हूँ सिंध गवर्नमेंट की ना। कोई एक भी बच्चा मरे, बिल्कुल नहीं। किसकी है? देखिए वो अस्पताल कैसे खुल गए? मैंडेट आपको मिला है। मैं जवाब ले लो, फिर आपकी तरफ प्राइवेट आपको माननी पड़ेगी कि हर बच्चा जिसको एड्स लगा है उसका कसूरवार सिंध हुकूमत है, आपको मानना पड़ेगा। है सिंध हुकूमत, आप बताएं फिर कौन कसूरवार है? देखिए मेरी बात, कौन कसूरवार है? प्राइवेट डॉक्टर था, प्राइवेट। वो कहाँ से आया डॉक्टर? उसका सर्टिफिकेट किसने दिया? उसका हॉस्पिटल कैसे चल रहा था? हुकूमत किसकी थी? 11 साल से लगातार काउंसिलर आपका, MP आपका, MLA 11 साल में कोई एड्स नहीं थी। खुदा के वास्ते, उस इलाके में जिम्मेदारी तो आपकी थी। खुदा के वास्ते इतना झूठ ना बोलें कि 11 साल एड्स अभी देखे इस तरह के इल्जाम नहीं लगाएं कि 11 साल एड्स। खुदा के लिए, खुदा के लिए हुकूमत कह रही 11 साल। इस तरह के अभी 9 माह में जो आप लोगों ने किया है, आपकी कारकर्दगी है, आपकी जो कारकर्दगी है, 9 माह की कारकर्दगी हम पर इल्जामात न लगाएं। अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, खुदा के वास्ते ये सियासत कर रहे हैं। देखिए 9 माह वाली जो कारकर्दगी है, जो मुल्क को आपने दिवालिया कर दिया है 9 माह में, उसका इल्जाम हम पर नहीं लगाओ। हमने मुल्क को संभाला था, हमने जो काम हमारे जब 18th अमेंडमेंट में आप लोगों को सुबह को पावर दे रहे हैं, तो हमारी जो बजट बढ़ती है, जो NFC अवार्ड बनता है 120 अरब रुपए हमारे रहे हुए 10 साल इन्होंने रोका हुआ है, हमें नहीं दे रहे आपको पैसे। इमरान खान ने जो वादे किए थे कि मैं सिंध को ये दूंगा, फलां को ये दूंगा, वो भी पंजाब को दे रहे हैं। सिंध को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमारे सारे तरक्याती काम रुके हुए हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोगों को तनख्वाह दें, हमारा NFC अवार्ड दिया जाए, हमारा जो हक है, क्योंकि सिंध सूबा सबसे ज्यादा यहाँ से बजट देता है। मैं जवाब लेकर आता हूं ना, मुझे जवाब दे। मैं आता एक सवाल करूं। मरियम नवाज का वालिद साहब, मैं वालिद साहब कह रहा हूं, उनके वालिद साहब जेल में। मैं सवाल तो करने दे, सवाल करने दे। ये बात क्या हुई? वो मुल्क का वजीर है, आप नवाज शरीफ का नाम क्यों नहीं ले रहे? वालिद साहब, ये क्या? वालिद साहब कह रहा हूँ, उनका नवाज शरीफ इज्जत के साथ, आप सुनिए तो सवाल सुने। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब के वालिद साहब नवाज शरीफ जेल के अंदर नहीं थे, मुल्क के 3 दफा बने थे। दूसरी बात, बिलावल साहब के वालिद साहब आसिफ जरदारी साहब कब जेल में जाएंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको हर प्रोग्राम में बताया है कि हम जेलों से नहीं डरते। चेयरमैन ने कहा नहीं डरते, जैसे जमानत खत्म होगी जेल में होंगे। हम नहीं डरते जेलों से। जब मैंने आपको कहा कि हम जेलों से नहीं डरते, हमने 11 साल जेलों में रहे, हम डरते नहीं है।
झूठे इल्जाम। मैं जवाब ले लूं, जवाब ले लूं, जवाब ले लूं। हाँ, हाँ, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। प्लीज सिद्रा साहिबा, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा जिस तरह आप चला रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान डूबा जा रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है। मैशत तबाह कर दी आप लोगों ने। खुदा के वास्ते उसका जवाब दें आप। सुनामी है मुल्क के अंदर, बर्बादी है आपके दौर में। करप्ट पॉलिटिशियंस के लिए सुनामी अकाउंटेबिलिटी का है, उसी से सबकी चीखें निकल रही है। ये अब्बू बचाओ, कभी मार्च होता है, कभी जलसा होता है। मोस्ट वेलकम। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपको खौफ किससे? आप क्यों डर रही हैं? हमें कोई डर आपकी काबीना के अंदर, आपकी काबीना के अंदर रोज देखे अफ्तारी पर, आपकी काबीना के अंदर अफ्तारी पर कितना शोर मचाया सबने। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इमरान खान मैं बोलने दो उसको, बोलने दो इम्तियाज। बड़े अफसोस की बात है कि ये मेरे सूबे के वही लोग हैं जिनको 10 साल कहा गया कि आपकी सारी, आप पे जितना जुल्म हो रहा है इसकी कसूरवार नून लीग है। 10 साल आप मुझे बताएं, हर मीडिया चैनल पर पीपल्स पार्टी ने ये बात कही या नहीं की? और 11वें साल जब उनकी करप्शन खुलने लगी तो वो कह रहे थे ये तो बहुत असेंबली के अंदर, असेंबली के अंदर आप भी पीपल्स पार्टी के साथ थे नून लीग के खिलाफ। उस टाइम पीपल्स पार्टी सही थी। इम्तियाज, हम लोग वोट लेने के टाइम सही थे। पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो ये कहता है कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। एक बात, दूसरी बात, हमारे सारे लोग तो इनके पास बैठे हुए हैं, जो हमारे सारे लोग, हम करप्ट लोग हैं। तो आप लोगों ने क्यों हफीज शेख साहब को क्यों लिया है, फिरदौस आशिक अवान को क्यों लिया है, और बाबर अवान को क्यों लिया है, नदीम चुन है, हमारे बसरा साहब हैं, हमारे सारे गोंदल साहब हैं, सारे आप लोगों ने ले लिए हैं। तो जब हम इतने करप्ट थे, तो इतने करप्ट थे तो हमारे लोग, आप लोग क्यों? मैडम एक चीज आप जो सिद्रा साहिबा करें, ये करप्ट, डाकू, चोर, करप्शन इनके दौर में, इनके पॉलिटिशियन, आप मुझे बताएं, आपकी काबीना के अंदर, आपकी परवेज खटक से लेकर महमूद खान तक, मालम जब्बा केस से लेकर बीआरटी तक, सोना जो का बिलेंट्री सोनामी तक, ये तहकीकात कहां तक पहुंची? आप मुझे इम्तियाज बताएं कि आपको कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट पेशावर का नाम ना लें। ये चेयरमैन नेब कह रहे हैं, चेयरमैन नेब कह रहे हैं, दबाव है, चेयरमैन नेब कह रहे हैं। पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि इनकी खुल के कहा है, खुल के कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हर दफा इमरान वो कह रहे हैं दबाव है, हर जगह कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंट। जो चेयरमैन कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। चेयरमैन साहब मुझे नहीं पता ना आप जवाब दें, हाँ में या ना में, गलत या सही। चेयरमैन साहब की पहली चीज, चेयरमैन साहब बेचारा, तो उनको इसमें रिव्यू करना चाहिए। चेयरमैन साहब पर इल्जाम लगा दिए गए, रिव्यू करें, वो रिव्यू करें। अगर इनके खिलाफ कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि जरदारी साहब, तो वो सही है। हमारी पार्टी का नैरेटिव क्या है? हम ये नहीं कहते कि कौन सी पार्टी का सियासतदान करप्ट है, हम कहते हैं पाकिस्तान में जिस भी पार्टी में जो शख्स भी करप्ट है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, परवेज खट्टर को इस्तीफा देना चाहिए। मालूम जवाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पे एतराज क्यों है? देखिए आप क्यों एस साहब से भाग रही हैं? एस साहब से क्यों भाग रही हैं? सूबा सिंध में अगर हम करप्ट है, सूबा सिंध की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट क्या कर रहे हैं? हम में से कोई भी नहीं भाग रहा, और ना ही सिंध हुकूमत में कोई ऐसा मिनिस्टर है जिसने करप्शन की है। कोई भी किसी को भी हमने नहीं उतारा, और नहीं ना कोई नाअहल भी नहीं है असद उमर सिंध के अंदर करप्शन ही नहीं, कोई भी नहीं करप्शन बात करिए। सिंध के अंदर करप्शन नहीं, बिल्कुल चलाए, मैं डरने वाली नहीं, बिल्कुल चलाए, बिल्कुल चलाए, बिल्कुल चलाए। और पाकिस्तान का, अगर यही सवाल आपसे करूं, यही आपसे कहूं, आपकी पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिनके अंदर करप्शन नहीं है। खुदा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई भी करप्ट है, उसको अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्यों रोका जा रहा है? परवेज खट्टर क्यों बैठा हुआ है? परवेज खट्टर क्यों बैठा हुआ है? ये क्या बात हुई? सूबे के फिरदौस आशिक अवान पर, भाई वजीर आजम पर केस है, तो वजीर आजम पर केस है। ये क्या? ठीक है, मुझे दूसरी सवाल, एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं आराम करूंगा, न्यू जनरेशन, मरियम नवाज, बिलावल साहब, असफंद यारवली के बेटे, वो लीड करेंगे तहरीक। क्या जरदारी साहब ने ये मैसेज दे दिया है कि अभी मैं माइनस होने जा रहा हूं सियासत से? देखिए, बात ये नहीं है कि माइनस होने जा रहा हूं, या देखिए दूसरी इलेक्शन की बात भी करें, ऑप्शन यही है हमारे पास। नई जनरेशन, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, आप लोग कहते थे कि नहीं संभाला, देखिए उन्होंने संभाला। मैंने नहीं कहा था, जरदारी साहब ने कहा था इमेच्योर है, इमेच्योर है। कहा था, मीडिया पर ही कहा था, मीडिया पर ही कहा था, लेकिन
आसिफ जरदारी साहब बहुत ज़हीन आदमी हैं, उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पता है। उन्होंने अपने नौजवान बेटा या हमारा लीडर, हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अभी लीड करेंगे, अपनी पार्टी को संभालेंगे, आगे लेकर जाएंगे। और वहाँ नवाज शरीफ की तरफ से मरियम नवाज आएंगे। मजबूरी में कोई मजबूरी केसेस का डर, कोई खौफ, कोई मजबूरी जेल में जा रहे हैं। वो जेल में बैठा है ना नवाज शरीफ, ये क्या नवाज शरीफ बैठा है ना, जरदारी साहब तो नहीं बैठे ना। मैंने आपको कहा कि हम जरदारी साहब जेल काट सकेंगे इस उम्र में? हम नहीं डरते जेलों से, आप हमें डराए नहीं जेलों का, हमें धमकी देकर हम डरा रहे नहीं डरते। हम 11 साल 12 साल 20 साल वो भी तो करप्शन की वजह से गए थे आप, आवाम के लिए तो नहीं गए थे, जमहूरियत के लिए तो नहीं गए थे। और किसके लिए आपने कितने जुल्म किए खुदा के, किसने किए जुल्म? खुदा के वास्ते आप गिनवाए नहीं जितने पीपुल्स पार्टी ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। खुदा के लिए इतना वो जुल्म करो जो कल आप लोग भी बर्दाश्त करें कि भुट्टो खानदान ने कुर्बानी दी है, बर्दाश्त करें, जरदारी खानदान ने नहीं दी। अगर ये इतने जुल्म अगर आप लोगों पर होंगे, इमरान खान पर होंगे, तो इमरान खान तो यहाँ से भाग जाएगा मुल्क के, क्योंकि वहाँ पर उसके बच्चे भी हैं, वहाँ उसकी बीवियां बैठी हुई हैं। अच्छा, तो आप देखें वो तो भाग जाएगा जल्दी से, उसमें कोई इतनी बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा जेल। और ये क्योंकि इमरान खान साहब पर खुद पर केस है, वो भी जेल में जा सकते हैं। अगर उन्होंने जो उनका एडवाइज़र साहब है, उन्होंने नेब के चेयरमैन पर इतना बड़ा इल्ज़ामात लगा दिए हैं, जब वो नेब के चेयरमैन ने ये कहा कि जब इनके जो इत्तेहादी हैं या इनके साथ हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं तो ये तो हुकूमत धड़ाम होकर गिरेगी। आपने ये मैं अगर हाथ डाला तो बातें देखिए, इतनी बातें हो रही हैं, खुदारा कुछ एहसास करें लोगों का, पाकिस्तान का। इस तरह के जुल्म ना करें कि आप पर इतने सारे केस हैं, झूठे केस हैं, और जो आपने करप्शन की है, मुल्क को लूटा है, और आपके साथ वो साथी बैठे हुए हैं, उनको भी लेके आए ना नेब के। ठीक है, अभी जवाब मुझे आप एक बात बताएं, टाइम मेरे पास लिमिटेड है, 1 मिनट है। मेरी बहन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी इंतहाई समझदार इंसान है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। हमने तो पाकिस्तान में तो ये देखा कि बेनजीर भुट्टो साहब एक वफाकी पार्टी छोड़ के गई थी जो आज सिंध के अजला की पार्टी रह गई है। क्या ये समझदारी का पैरामीटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह जनाब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक वफाक की पार्टी छोड़ के गई थी, अभी भी वफाक की पार्टी है, सिंध की पार्टी रह गई, सबने इनको वोट आउट। दूसरी अहम बात कि बार बार ये कहना कि ये करप्ट है वो करप्ट है, भाई क्या सारे किसी मरीख पे रह रहे हैं? सूबे सिंध में जो लोग करप्ट है आप फाइलें डालें, उनकी केसेस डालें। सूबाई हुकूमत इतनी पीछे क्यों नजर आती है? सूबाई हुकूमत अकाउंटेबिलिटी के नाम से भागी हुई क्यों नजर आती है? लोगों का किस तरह डालेंगे आप? अपने लोगों का डाल रहे हैं। ये कहते हैं ना तहरीक इंसाफ करप्ट है, केसेस डाले जी, क्यों नहीं डाले? ऊपर करप्ट है ना, नेब के अंदर करप्ट है ना, आप मुझे उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सूबे सिंध में रहने वाला हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा बिल्कुल जबरदस्त है। क्या ये कहा जा रहा है? आपकी हुकूमत ही या नहीं है? नहीं, आपकी हुकूमत ही नहीं है, जहां वहां रही, जो लोग आए हैं आपके पास, जिन्होंने ज्वाइन किया है, जहां पर हुकूमत है, जहां हुकूमत आपने की है, जहां करप्शन है। फेडरल गवर्नमेंट में कितनी सीट्स हैं, कितने एमएलए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? क्या वो केसेस फाइल नहीं कर सकते? क्या आप मुझे बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितनी मीडिया डाले हुए अकाउंटेबिलिटी, केस डाले हुए, नेब आजाद है, केस डाले हुए, खुद इंक्वायरी करें, मेरे भाई खुद देखे जाके, केस डाले हुए हैं, आपको पता नहीं है, बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, पता नहीं है, शायद केस डाले हुए हैं, केस डाले हुए हैं, मालूम जमा वाला केस डाला हुआ है, भाई डाले हुए हैं केस, लेकिन हुकूमत में बैठे हुए हैं, उजरा है, उन पर नेब बेचारे चेयरमैन नेब तो आपने बनाई है, नेब तो आपके बनाई, आपने बनाई नेब, आपने क्यों नहीं खत्म किया नेब को? चले हमारी हुकूमत आएगी तो हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी आपकी बड़ी मेहरबानी। सब पार्टियों के अंदर वो लोग बैठे हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इक्तदार में हो। तहरीक इंसाफ के अंदर जो मिनिस्टर्स बैठे हैं उनके ऊपर इल्जामात क्या, इनके ऊपर नेब की इंक्वायरीज चल रही है, नेब के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नजर नहीं आता। जिस तरह चेयरमैन नेब ने कहा एक इंटरव्यू में, और वो उन्होंने बाद में कहा कि ये हमारी बातें इसी तरह न थी, लेकिन आज भी उसकी तस्दीक और तरदीक उसी तरह नहीं हुई जिस तरह होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की 11 साल इक्तदार, सिंध के अंदर हुक्मरानी, दूसरी तरफ आप देखें
आप कश्मीर से लेकर कराची तक सूरत हाल देखें, हेल्थ देखें, एजुकेशन देखें, साफ पानी देखें, बेरोजगारी, महंगाई अपने उरूज पे है। इमरान खान ने वादा किया था, इमरान खान ने दावा किया था, हम नौजवानों की पार्टी है, हम पढ़े लिखों की पार्टी है, हमारे पास ईमानदार हैं, लेकिन सामने आपको वही चेहरे नजर आते हैं। सिर्फ इमरान खान एक और है, बाकी सारी काबीना, परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, क्या ये तब्दीली लाएंगे? क्या इससे इस मुल्क की बेहतरी होगी? दावे किए जा रहे हैं मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी, कब आएगी? 2 साल इंतजार करना, अवाम को और महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये इन्होंने कहा है। आज एमपीए ने 2 साल तक क्या असेंबली के अंदर, रोडों पे एहतजाज होगा, तब्दीली आएगी, या 5 साल अवाम इंतजार करे कि किसकी हुकूमत आएगी, अवाम का भला होगा? इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।